स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ एंजियोस्पर्म्स सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स को बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड प्लांट कंसिडर किया जाता है, खास करके लैंड एनवायरनमेंट में ये अच्छे तरीके से रह सकते हैं, एडेप्टेबल होते हैं लैंड कंडीशन के लिए, क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एडेप्टेशंस मौजूद हैं। उन एडेप्टेशंस को डिस्कस करते हैं, लेकिन लैंड इन्वायरमेंट से आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि लैंड के ऊपर रहने के लिए प्लांट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एक तो लैंड के ऊपर ग्रेविटी का मसला है, दूसरा पानी कभी ज़्यादा अवेलेबल हो सकता है, कभी कम अवेलेबल हो सकता है। इसी तरीके से लैंड के ऊपर हवाई भी चलती है, तो प्लांट बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है और पानी की भी ज़रूरत होती है। तो हाँ, अब ये सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दे हैव ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। एंजियोस्पर्म्स में रूट्स बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं, बहुत डेप्थ तक जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्टेम के अंदर भी मॉडिफिकेशंस है और लीव्स के अंदर भी मॉडिफिकेशंस है। द वेस्कुलर टिश्यू इज़ वेल डेवलप्ड। जाइलम टिश्यू कंटेन जाइलम वेसल्स एज वेल एज ट्रेकीड्स। जाइलम टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं प्लांट बॉडी के लिए। एक तो वाटर की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रूट से थ्रू आउट द प्लांट बॉडी सप्लाई कर रहे होते हैं वाटर, और दूसरा जो जाइलम वेसल्स को बनाने वाले सेल्स हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट सेल है जाइलम वेसल्स और दूसरे हैं जाइलम ट्रेकीड्स। तो ये दोनों सेल्स एक तो कंडक्शन में है ही रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। इनमें सेकेंडरी वॉल्स बहुत ज़्यादा हार्ड भी होते हैं, थिक भी होते हैं, जिसकी वजह से ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर देती हूँ ट्रेकीड्स को और जाइलम वेसल्स को। ट्रेकीड्स इस तरीके से इलोंगेटेड होते हैं और टैपरिंग एंड्स के साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेकीड है और इसी के साथ पड़ा हुआ ये टैपरिंग एंड के साथ दूसरा ट्रेकीड है, थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं। तो ये एक सेल और दूसरे सेल के दरम्यान में इस तरीके से परफोरेशंस भी मौजूद रहती है, जिसकी वजह से वाटर एक सेल से दूसरे सेल तक चला जाता है। इस तरीके से एक दूसरा ट्रेकीड मौजूद होगा, तीसरा। तो ये एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और ये वाटर कंडक्शन एज वेल एज मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल जाइलम टिश्यू के एक टाइप के सेल्स हैं। और दूसरे टाइप के सेल्स जो कि एज़ कम्पेयर टू ट्रेकीड्स थोड़े से छोटे होते हैं लेकिन ब्रॉड होते हैं। या तो एक सेल और दूसरे सेल के दरम्यान में दीवार मौजूद होगी, वॉल मौजूद होगी, लेकिन वो वॉल भी लाइक ट्रेकीड्स परफोरेटेड होगी, जिसकी वजह से वाटर एक सेल से दूसरे सेल में चला जाएगा इस तरीके से। तो ये भी एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए होते हैं और ये भी एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, एक पाइप बना रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं जाइलम वेसल्स। या ऐसे भी हो सकता है कि ये जो सेल्स हैं इनके दरम्यान में कोई भी दीवार मौजूद ना हो, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस कॉलम रहे ऐसे। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन ट्रेकीड्स और जाइलम सेल्स जो जाइलम वेसल्स है तो ये वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वाटर बहुत अच्छे तरीके से थ्रू आउट प्लांट बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि लीव्स आर जनरली ब्रॉड एक्सपेंडेड ब्लेड्स एंड आर वेरी एफिशिएंट इन एब्जॉर्बिंग लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। लीव्स इनके पहले हुए होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है, ये लाइट को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं और जितनी ज़्यादा फूड बनेगी उतनी ही ज़्यादा प्लांट बॉडी एक्टिव रहेगा। Shedding of leaves during cold or dry spell is also an advantage for survival in harsh environment. Plants क्या करते हैं कि जब भी उनके लिए environmental conditions unfavorable हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो अपने लीव्स गिरा देते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है एब्सेशन। अब प्लांट्स क्यों अपने लीव्स गिराते हैं, इसके लिए डिफरेंट रीजंस है। एक तो ये है कि लीव्स का कोई फंक्शन नहीं है अब, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन हार्श है, प्लांट बॉडी को पानी अवेलेबल नहीं है, तो लीव्स अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए उनको गिरा दिया जाता है। दूसरा ये है कि दोनों कंडीशंस में, मतलब कोल्ड इन्वायरमेंट में भी और ड्राई इन्वायरमेंट में भी प्लांट बॉडी के पास वाटर की शॉर्टेज होती है, इसलिए वो लीव्स गिरा देते हैं। क्योंकि अगर लीव्स होंगे तो स्टोमेटा का नंबर होगा, स्टोमेटा अवेलेबल होंगे और वाटर ट्रांसपायर होगा। तो हार्श कंडीशंस में वाटर हम बॉडी के अंदर कंजर्व रखने के लिए भी प्लांट अपने लीव्स गिरा देते हैं। और जो स्टेम है तो वो तो ऑलरेडी सख्त होता है, इसलिए लीव्स तो हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन को उस तरीके से अडेप्टेबल नहीं है, लेकिन जो स्टेम है वो इनका अच्छा खासा थिक होता है, तो वो सर्वाइव कर जाता है। और ये पॉइंट भी हो सकता है कि लीव्स क्यों गिरा दिए जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि अब प्लांट बॉडी के पास फूड की शॉर्टेज है, तो इसलिए वो अपनी बॉडी में किसी ऐसे पार्ट को नहीं रखना चाहता है जो उसके लिए काम नहीं कर रहा है और मुफ्त में फूड ले रहा होता है, तो इसलिए लीव्स गिरा दिए जाते हैं।
जो लीव्स के पास स्टोर्ड अमाउंट में फूड मौजूद होती है वो स्टेम और रूट्स के अंदर स्टोर कर दी जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म हो रही होती है, तो इसी स्टोर्ड अमाउंट ऑफ फूड पर ही प्लांट बॉडी गुजारा कर रहा होता है। इसी तरीके से जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें एक एडॉप्टेशन भी ये भी है कि ये ऑल टाइप के हैबिटेट्स के लिए हाईली मॉडिफाइड है। इनके अंदर हर तरह के हैबिटेट के लिए अडाप्टेशंस मौजूद है। इवन कि ये पानी में भी रहते हैं, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स भी है, ये मीज़ोफाइट्स भी है और ये ज़ीरोफाइट्स भी है। नॉर्मल कंडीशन में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और डेजर्ट कंडीशन में भी रह सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर अडाप्टेशंस की हुई होती है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कि ये पानी में चले गए हैं, तो इसकी एक एग्जाम्पल ये है वाटर लिली, बहुत ज़्यादा एक कॉमन एग्जाम्पल है, वो पानी के सर्फेस के ऊपर तैर रहे होते हैं। The reproductive organs are flowers which are modified for wind and insect pollination। अब जो एंजियोस्पर्म्स हैं चूँकि वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो ये जो फ्लावर है ये दो तरीक़ेकार से इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर नेक्टर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, तो इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्शन के लिए फ्लावर या तो फ्रेगरेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये भी एक तरीक़ेकार है, और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि इनके फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं बहुत ज़्यादा कलर्ड होते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स फ्रेगरेंस की वजह से और इनके कलर्ड पेटल्स की वजह से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर वो इनके पोलन ग्रेन्स की पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि फिर वो पोलन ग्रेन्स इन इंसेक्ट्स के पाँव के साथ चिपक जाते हैं। तो अगर सीड्स हल्के फुल्के होंगे तो वो विंड्स के ज़रिए डिस्पर्स हो जाएंगे, लेकिन अगर थोड़े से मोटे होंगे तो वो इंसेक्ट्स के ज़रिए डिस्पर्स हो जाएंगे। फिर वो इंसेक्ट्स उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक पॉसिबल सोर्स होगा। तो फ्लावर्स के अंदर भी मॉडिफिकेशन मौजूद है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि इनके पोलन ग्रेन्स पोलिनेट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। The life cycle demonstrate adaptation of angiosperms on land. Fertilization take place through pollen tube independent of external water। अब जो पोलन ग्रेन्स है उनको डिस्पर्स होने के लिए, या जो पोलन ग्रेन है उसको अपनी जर्मिनेट होने के लिए, मतलब पोलन ट्यूब बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। ये वाटर पर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। इससे पहले मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से पहले जो बाकी प्लांट थे जो ज़्यादा एडाप्टेबल नहीं थे लैंड पर, लेकिन वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट से आ गए थे लैंड पर, लेकिन लैंड पर रहते हुए भी वो स्टिल पानी पर डिपेंडेंट थे। जैसे किसी ब्रायोफाइट्स हैं, फ्यूनेरिया, तो वो तो पानी पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स इनकी डिपेंडेंसी नहीं है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर। डबल फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस रिप्रोडक्टिव सक्सेस। अब ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो एंजियोस्पर्म्स है तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि दो स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं, एक एग के साथ फ्यूज़ होकर जाइगोट बना देता है और दूसरा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होकर एंडोस्पर्म बना देता है। तो एक तरफ तो जाइगोट बन जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके लिए एंडोस्पर्म यानी कि जो स्टोर्ड अमाउंट ऑफ फूड है तो वो भी बन जाती है, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम ये होता है कि उसने अपने अंदर फूड को स्टोर करते रहना है, और जब तक वो जाइगोट है या वो एम्ब्रियो है तो उसके लिए फूड प्रोवाइड करते रहना है। तो इस तरीके से भी ये अडेप्टेबल होते हैं। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल लोकेटेड इन ओवरीज डेवलप इनटू सीड्स। जब जाइगोट बन जाता है तो इस ओव्यूल को फिर हम कहते हैं सीड, और ये जो सीड है या ये जो ओव्यूल है तो ये अपनी मदर बॉडी के अंदर रह रहा होता है, मतलब कि ओवरी के अंदर रह रहा होता है, तो उसको प्रोटेक्शन मिल रही होती है अपनी मदर की बॉडी से। तो अगर ओव्यूल या सीड जितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा तो उतना ही उस प्लांट स्पीशी के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ओवरी वॉल इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्रूट। जो ओवरी वॉल है वो स्वेल हो जाएगी और फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस फ्रूट की भी इंपॉर्टेंस है। फ्रूट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर सीड्स एंड अ मैकेनिज्म फॉर द वाइड डिस्पर्सल। फ्रूट्स के फंक्शन में से एक फंक्शन ये है कि इसने सीड्स को तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, लेकिन इस सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी फ्रूट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके से सीड के अंदर भी अडैप्टेशन है, क्योंकि सीड को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है सीड कोड्स ने, और ये सीड रेजिस्टेंट बॉडी होती है, मतलब कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर रहा होता है, अपने एंडोस्पर्म से फूड ले रहा होता है, लेकिन जर्मिनेट नहीं करता है, कोप अप कर रहा होता है उसी हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ। जब भी कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी तो ये जो सीड है ये अपने सीड कोड्स हटा देगा और ये जर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरीके से हमने एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिफरेंट पॉइंट्स स्टडी किए कि ये किस तरीके से लैंड के ऊपर अच्छे तरीके से अडेप्टेबल हैं, अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉडी हाईली अडेप्टेबल है। इनके रूट्स, इनके स्टेम, इनके लीव्स, जाइलम टिश्यूज़ ना सिर्फ वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बल्कि मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल्स डेड होती हैं, और इस तरीके से लीव बहुत ज़्यादा ब्रॉड
ब्रॉड होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा परफॉर्म हो रही होती है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी तो ये प्लांट एब्सेशन कर देगा। और जो एंजियोस्पर्म्स हैं तो वो हर तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं और उन्हीं हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग इनमें एडाप्टेशंस मौजूद है। फ्लावर्स भी मॉडिफाइड है, वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनके पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स हो जाए। और पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट होने के लिए, डिस्पर्स होने के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट भी बनता है, उसके लिए खुराक भी बन जाती है और स्टोर होती रहती है। और इसी तरीके से जो ओव्यूल है वो अपनी मदर की बॉडी के अंदर हमने प्रोटेक्टेड है, फ्रूट फॉर्मेशन हो रही होती है एंजियोस्पर्म्स में। तो जो फ्रूट्स है वो सीड को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और डिस्पर्सल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सीड भी एडेप्टेबल होता है लैंड एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ। अगर कंडीशंस अनफेवरेबल रहेगी तो नहीं जर्मिनेट करेगा, और अगर कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी तो फिर ये जर्मिनेट कर एक प्लांट बॉडी बना देगा। तो आपने इन सारे पॉइंट्स को जो कि आपकी बुक में लिखे हुए हैं तो इनको हेडिंग्स के साथ अपने पेपर के अंदर लिख देना है, पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको अच्छी तरीके से समझ आ जाए।